जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, अमेरिका से लेकर कई पश्चिमी रिपोर्ट लगातार दावा कर रही है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार रात को एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि 16 फरवरी को हमले का दिन होगा। इस बीच जो खबर आ रही है उससे हिंट मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग का खतरा काफी हद तक टल गया है। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्को ने मंगलवार को बताया कि रूस की दक्षिणी और पश्चिमी मिलिट्री यूनिट्स ने प्रैक्टिस के बाद अपने सैनिकों को परमानेंट पोस्टिंग वाली जगहों पर वापस भेजना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक दूसरे हिस्सों में जारी प्रैक्टिस जारी रहेगी, जिसमें नेवीज भी शामिल हैं। कोनाशेन्को ने रिपोर्ट्स में बताया कि दक्षिणी और पश्चिमी मिलिट्री यूनिट्स अपने टास्क को पूरा करने के बाद अपने बैरक्स में वापस आ रही है। मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें मिलिट्री व्हीकल्स को अपने बेस में वापस लौटते देखा जा सकता है। इसमें टैंक, AMPVS, ऑटोमेटिक तोपें शामिल हैं। मंत्रालय ने क्लिप शेयर की जिसमें T-72BZ टैंकों को ड्रिल साइट से वापस लौटते देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि रूस के टैंकों के वापस लौटने से पोटेंशियल वॉर का खतरा टल सकता है और इससे पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि रूस के 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमाओं पर मौजूद हैं। रूस ने अपने सैनिकों को बेलारूस भी भेजा था। उसका कहना था कि वह बेलारूस के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी और यह 10 दिनों तक चलेगा। लेकिन स्पेशलिस्ट का मानना था कि रूस ने उत्तरी सीमा से हमला करने के लिए अपनी मिलिट्री मौजूदगी को मजबूत करने के मकसद से बेलारूस में अपनी सेना भेजी है और इससे पहले आई सैटेलाइट तस्वीरों में रूस के बड़े मिलिट्री जमवाड़े को देखा गया था। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर ने सोमवार को बताया कि चीन और भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति एवं स्थिरता बरकरार रखने पर वे सीमा समझौतों का अनुपालन करना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिखित समझौतों का चीन द्वारा सम्मान नहीं किए जाने के चलते LAC पर मौजूद स्थिति के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद चीन ने यह फीडबैक दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जयशंकर के बयान पर फीडबैक देते हुए बताया कि सीमा मुद्दे पर चीन ने हमेशा ही कहा है कि हमें उन संधियों और समझौतों का अनुपालन करना चाहिए जिन पर हमने सिग्नेचर किए हैं और हमें बॉर्डर एरिया में संयुक्त रूप से शांति एवं स्थिरता कायम रखनी चाहिए। वांग ने कहा, हमें उम्मीद है कि पेंडिंग इश्यूज को हल करने के लिए दोनों पक्ष मिलिट्री व डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत जारी रखेंगे। जयशंकर ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पाइने के साथ शनिवार को मेलबर्न में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एक बड़ा देश लिखित वादों का सम्मान नहीं करता है तो यह पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चिंता का एक कारण बन जाता है। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के बीच गतिरोध के एक सवाल के जवाब में यह बात कही थी। वहीं एक तरफ भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए दवाइयां, रसद जैसी चीजें भेज रहा है तो दूसरी तरफ वहां की तालिबानी सरकार भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। सामने आया है कि अफगानिस्तान ने अपनी एक मिलिट्री यूनिट का नाम पानीपत रखा है। इसे भारत को उकसाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानीपत ऑपरेशनल यूनिट की तैनाती अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में की जाएगी। दरअसल पिछले साल अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था। यह सब तब हुआ जब अमेरिकी सेना वहां से वापस जा रही थी। इसके बाद से तालिबान अपनी हुकूमत वहां पर चला रहा है और वो अपने मनमाने तरीके से फैसले ले रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी ने मराठाओं को परास्त किया था। यही कारण है कि अफगानिस्तान इस ऐतिहासिक घटना पर राजनीति करते हुए भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के अमाज न्यूज ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पानीपत ऑपरेशनल यूनिट की तैनाती देश के पूर्वी प्रांत नांगरहार में होगी। यह प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगता है। ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की गई है। इसमें एक सैनिक यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है और उसने अमेरिकी राइफल ले रखी है। वहीं अमेरिकी डिफेंस सोर्सेस ने दावा किया है कि कल सुबह 5:30 बजे रूस अपने सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करेगा। अमेरिका का यह भी दावा है कि तड़के 3 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हमले की आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना बुधवार को लोकल समय अनुसार सुबह 3 बजे व्लादिमीर पुतिन की घोषणा के बाद करीब 5:30 बजे कई मोर्चों पर यूक्रेन पर हमला शुरू कर देंगे और इंडियन समय अनुसार वॉर का ऐलान आज रात 12:30 बजे होगा, जबकि देर रात 2:30 बजे रूस यूक्रेन के हिस्सों पर हमला बोल देगा।
दोस्तों द मिरर का कहना है कि रूसी सैनिकों के साथ जंगी टैंक सीमा पार करने से पहले कीव के मिलिट्री और सरकारी कमांड व कंट्रोल सेंटर्स पर हवाई हमला करेगा। अमेरिकी सोर्सेस के मुताबिक रूस की पहली कोशिश राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेने की होगी। एक सीनियर अमेरिकी सोर्सेस ने द मिरर को बताया कि अपने मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन के दक्षिणी तट पर एक साथ भी हमला कर सकता है। रूस ने मंगलवार को इससे पहले कहा था कि मिलिट्री प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे कुछ ट्रूप्स अपने मिलिट्री बेस के लिए लौटना शुरू करेंगे। हालांकि रूस ने वापसी का ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन इससे यह उम्मीद जगी थी कि शायद रूस का प्लान यूक्रेन पर हमला करने का न हो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यूक्रेन पर अगर रूस हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास करीब 1 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। इस कदम पर पश्चिमी देश उसे चेतावनी दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उसका इरादा यूक्रेन पर हमला करने का है। हालांकि रूस ने कई बार इनकार किया है कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, दुनिया जानती है कि 2008 में मुंबई में, 2016 में पठानकोट में और 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले अपराधी कहां से आते हैं। और यह दुख की बात है कि इस प्रकार की कायराना हरकत करने वाले लोग पड़ोसी देश के सहयोग व आतिथ्य सत्कार का आनंद ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने सोमवार को बताया कि ठीक 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 को 40 बहादुर भारतीय सुरक्षा कर्मी पुलवामा में किए गए जैश ए मोहम्मद के कायराना आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। परिहार ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों के साथ काउंटर टेररिज्म कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट CTED के काम पर खुली चर्चा के दौरान भारत का नेशनल स्टेटमेंट देते हुए कहा, दुनिया 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले, 2016 में पठानकोट आतंकवादी हमले और 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले की साक्षी है। हम सभी जानते हैं कि इन हमलों को अंजाम देने वाले हमलावर कहां से आए थे। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बताया कि यह दुख की बात है कि इन हमलों के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है और इन हमलों को अंजाम देने वाले हमलावर, इसमें सहयोग करने वाले लोग और आर्थिक मदद देने वाले लोग अब भी आजाद घूम रहे हैं और देश के सहयोग एवं आतिथ्य सत्कार का आनंद ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अलकायदा के मारे गए नेता ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। परिहार ने इसका जिक्र करते हुए कहा, आतंकवाद का यह केंद्र उन आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है जिनका संबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन 150 संगठनों व लोगों से है और इसके नेता आतंकवादियों की ऐसी हरकतों की तारीफ करते हुए उन्हें शहीद कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।